नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे काव्य के भेद। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आपको सबसे पहले काव्य के बारे में बताना है, काव्य की विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में बताना है। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए वो स्लाइड मैंने यहाँ पर नहीं डाली, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इस प्रश्न के प्रारंभ में भूमिका बनाएंगे और उस भूमिका में आप काव्य की परिभाषा देंगे। उसके बाद आप उसके भेदों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा क्या है, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वो है जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है, और दृश्य काव्य कौन सा है, जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक और एकांकी आदि। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और दूसरा क्या है, मुक्तक काव्य। यहाँ पर प्रबंध काव्य के भी अलग अलग भाग माने गए हैं, या प्रबंध काव्य के भी भेद होते हैं, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि काव्य के मुख्यतः दो भेद, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य की परिभाषा की अगर बात करें तो वो क्या है, जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है। श्रव्य काव्य के आगे दो भेद मान लिए गए हैं, एक प्रबंध और दूसरा क्या है, मुक्तक। तो यहाँ पर दृश्य काव्य वो है जैसे नाटक या एकांकी आदि। अब प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। तो हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या खासियत या विशेषताएं होती है। सबसे पहले बात करें महाकाव्य की, तो प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक चित्रण होता है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, महाकाव्य यानी बड़ा काव्य, यानी इसमें कोई एक विस्तृत घटनाक्रम को शामिल किया जाता है जो किसी के जीवन पर आधारित हो। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदार और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान होता है तथा शेष रस गौण होते हैं। यह प्राय लंबे कथानक पर आधारित तथा सर्गबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। यहाँ पर हम वाल्मीकि रामायण को शामिल कर सकते हैं, रामचरितमानस को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो वीर, श्रृंगार और शांत रस में से एक रस शामिल है। नायक कौन है, राम है उनमें नायक, तो वो क्या है, उदार और महान चरित्र वाले हैं। उसका कथानक भी देखें तो लंबा कथानक है, वो भी तो सर्गबद्ध है, और कम से कम जैसे 8 सर्ग की बात की गई है, तो यहाँ पर हम रामचरितमानस को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो महाकाव्य के बाद क्या है, खंड काव्य। देखिए, खंड काव्य में किसी लोक नायक के जीवन का व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके जीवन के किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, जिसे महाकाव्य का लघु रूप अथवा एक सर्ग नहीं समझना चाहिए, बल्कि खंड काव्य अपने आप में पूर्णता होता है या पूर्ण होती है। ये रचना अपने आप में पूर्ण होता है। खंड काव्य के प्रमुख लक्षणों की अगर बात करें तो कौन कौन से लक्षण होते हैं। खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। कथा वस्तु या तो पौराणिक होती है या इतिहास के ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। इसमें श्रृंगार और करुण रस प्रधान होती है ये रचना। इसका उद्देश्य क्या होता है, महान होता है। तो ये कौन सी, किसकी बात करें हम, किस प्रकार का काव्य है, ये खंड काव्य है जिसके बारे में हम बात करें। महाकाव्य से इसका रूप लघु होता है। तो दूसरा उसके बाद क्या है, आख्यानक काव्य या आख्यानक गीत। देखिए, महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार की कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। नाटकीयता एवं गीतात्मकता इसकी प्रमुख विधाएं हैं। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है, यानी नाटकीय ढंग से इसकी कथा को चित्रित किया जाता है, साथ में उसमें गीतात्मकता भी होती है। हिंदी साहित्य के प्रमुख आख्यानक गीतों की अगर और उनके रचनाकारों की अगर बात करें तो झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या मैथिली शरण गुप्त की रचना रंग में भंग, ये इसके प्रसिद्ध या प्रमुख उदाहरण
आप बता सकते हो। अच्छा, खंड काव्य के उदाहरण मैंने यहाँ नहीं बताए। देखिए, खंड काव्य के उदाहरण की अगर हम बात करें तो खंड काव्य में एक तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है यशोधरा, जो हिंदी काव्य में अगर बात करें यशोधरा, ये खंड काव्य में शामिल किया जा सकता है। या पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो, इस रचना को भी कुछ विद्वान खंड काव्य कहते हैं, क्योंकि इस रचना में पृथ्वीराज के संपूर्ण जीवन की कथा नहीं बल्कि उनकी गरिमा में और वीरतापूर्ण जो उनकी वीरता का जो चित्रण है या युद्ध में जो उनकी वीरता है वो इसमें दिखाई गई है, यानी उसके जीवन के किसी एक भाग का इसमें चित्रण किया गया है। इसी प्रकार शिवराज भूषण को भी शामिल कर सकते हैं, और जो छत्र प्रकाश रचना है उसको भी, जो भूषण की रचना है उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो पंचवटी भी खंड काव्य है। पंचवटी वो भी क्या है, खंड काव्य है। मौर्य विजय ये भी खंड काव्य रचना है। मौर्य विजय जो जयशंकर प्रसाद जी है उनकी रचना है प्रेम पथिक, ये भी खंड काव्य है। और निराला जी की रचना तुलसीदास, ये भी खंड काव्य है। तो आप इनमें से जितना आसानी से याद कर सकते हैं वो नाम इसमें उदाहरण के लिए याद कर सकते हैं। उसके बाद आख्यानक गीत, और आख्यानक गीत के बाद क्या है, मुक्तक काव्य। देखिए, हमने पहले प्रबंध काव्य और प्रबंध काव्य के जो भेद है उसके बारे में किया। अब हम कर रहे हैं दूसरा जो श्रव्य काव्य का भेद है या प्रकार है, वो क्या है, मुक्तक काव्य। देखिए, इसमें खासियत क्या है कि पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, प्रत्येक पद या छंद स्वतंत्र होते हैं। मुक्तक रचनाओं की भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। अब पाठ्य मुक्तक की बात करें तो पाठ्य मुक्तक में विभिन्न विषयों में लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती है। इसमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रधानता होती है। कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी, मतीराम के नीतिपरक, भक्तिपरक एवं श्रृंगारपरक दोहे इसके उदाहरण हैं। गेय मुक्तक की अगर बात करें तो इसको परगीत भी कहते हैं या कहा गया है, या गीति काव्य भी इसे कहा जाता है। इसमें भावना और रागात्मकता एवं संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा के गेय पद तथा आधुनिक युग में प्रसाद, निराला, पंत तथा महादेवी वर्मा की आदि कविताएं इस श्रेणी में आती हैं। तो आज हमने जाना कि काव्य के भेद या प्रकार कौन कौन से होते हैं। इनके बारे में मैं अलग से भी वीडियो बनाकर विस्तार से इनको बताऊंगी, परंतु उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न वही प्रश्न है जो आप बार बार मुझसे मांग रहे थे या जिसके वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कह रहे थे। तो ऐसी मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।